नमस्कार, जीटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर और कटरा में करेंगे जनसभा। अन्य दल भी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। हरियाणा में भी प्रचार के लिए हुंकार भरेंगे कई दिग्गज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में संकल्प पत्र करेंगे जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए 7 वायदे। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद पहली बार घटाई ब्याज दरें। 50 बेसिस अंकों की कटौती, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखेगा असर। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, 20 की मौत, 450 से ज्यादा घायल। बेरूत के कई इलाकों में सोलर सिस्टम में भी धमाकों की खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से चेन्नई में। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक खेले 13 में से 11 टेस्ट किए गए अपने नाम। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतकर स्वदेश वापस लौटी भारतीय हॉकी टीम। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। चीन को हराकर जीता था 5वीं बार प्रतियोगिता का खिताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनावों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। राजनीतिक दलों ने अब अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में मेहरौली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वे कटरा में भी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की दोपहर 12 बजे श्रीनगर में भी महारैली होने वाली है। प्रधानमंत्री श्रीनगर में अपनी महारैली से दूसरे और तीसरे चरण में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे। श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बात अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रोहतक में अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। नड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को लेकर पहले एक कमेटी का गठन किया था। इसमें लोगों के सुझावों को भी शामिल किया गया था। इस संकल्प पत्र में भाजपा का फोकस महिलाओं और किसानों के अलावा व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर रह सकता है। तो ये तो थी खबरें जनादेश से जुड़ी हुई। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूती के लिए कैबिनेट ने 4 फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी के साथ ही शुक्र पर मिशन को हरी झंडी भी दे दी है। वहीं अब अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान विकसित करने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पिछले 1 दशक में मोदी सरकार का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और नवाचार को बढ़ावा देने में विशेष फोकस रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चंद्रयान 1, 2 और 3 की श्रृंखला में अगले कदम के तहत चंद्रयान 4 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इस बार चंद्रमा मिशन चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आएगा और चांद से नमूने भी लाएगा। कैबिनेट के इस निर्णय पर पीएम ने एक्स पर लिखा कि इससे अनेक लाभ होंगे, जिनमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत को और अधिक आत्मनिर्भर बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। चंद्रयान 4 मिशन को
और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए हैं। 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी प्रदान की है। ये मिशन चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र ग्रह के अन्वेषण और अध्ययन के सरकार के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में लिखा कि इससे इस ग्रह को समझने के लिए अधिक गहन शोध सुनिश्चित होगा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। इसरो द्वारा विकसित किए गए प्रक्षेपण यान अपनी सफलता का लोहा पहले ही मनवा चुके हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान विकसित करने की मंजूरी दे दी है। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने की सरकार की कल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस निर्णय पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की मंजूरी के साथ भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं ने एक और महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इससे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के करीब पहुंच जाएंगे और 2040 तक मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के लोड को, पेलोड को लेके जाता है। उसको 30 टन करने के लिए और उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हमारा अपना अंतरिक्ष केंद्र वर्ष 2028 में अपने पहले मॉड्यूल के शुरू होने के साथ स्थापित किया जाएगा। पीएम ने एक्स पर लिखा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए खुशखबरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में पहला कदम उठाने को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक निर्णय हमें 2035 तक एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक एक मानव युक्त चंद्र मिशन के करीब लाने वाला है। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में 2 ही स्टेशन हैं। इनमें पहला स्टेशन अमेरिका, रूस व यूरोपीय देशों के सहयोग से स्थापित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कहा जाता है, जबकि दूसरा स्टेशन चीन का है। कैबिनेट के फैसले अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो मान्यता दी हुई है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इससे समय बचता है, पैसे बचते हैं और जो विकास जो है वो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगती है तो विकास को भी रुकाना पड़ता है, विकास रुक जाता है। और निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन की वजह से आचार संहिता में सब काम रुकते हैं और इसलिए डेवलपमेंट जो है वो भी रुकती है। डेवलपमेंट का स्पीड कम हो जाता है, पैसे खर्च होते हैं, बड़े पैमाने पर मैन पावर लगाना पड़ता है, ये सब लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो हमने उसका स्वागत किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने पर खर्चा और आमजन को होने वाली परेशानी कम होंगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कैबिनेट में मंजूरी दी है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। ये गरीब जनता जो है जो महंगाई की बोझ झेलती है वो कम लोड पड़ेगा और जो अपना परिवार चला रहा था उसको और सहूलियत प्रदान होगी। इस बार माननीय मोदी जी ने कैबिनेट ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है कि 1 नेशन 1
इलेक्शन का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसको हम लोग इनकी तारीफ करते हैं। भारत में देखा जाए तो पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है। अगर बात की जाए तो जनता का पैसा ही पूरा जनता पे लोड पड़ता है। अगर एक चुनाव होता है, छोटा बड़ा विधानसभा या कोई भी चुनाव होता है, तो महंगाई दर जो है तत्काल बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता को राहत मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे भारत में चाहे विधानसभा, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे प्रधानमंत्री तक के जो चुनाव है, उसको एक बार अगर किया जाएगा तो एक बार लोड पड़ेगा और 5 साल शांति से लोग रहेंगे। देश हमारा एक है और हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं। और इसके साथ साथ एक जो इलेक्शन का जो चुनाव की घोषणा कैबिनेट में की गई है, वो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि एक साथ समूचे राष्ट्र का चुनाव कराना निश्चित तौर पर बहुत कठिन काम है, तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, यह काबिल तारीफ है। इससे देखिए एक साथ देश पे जो हमारे ऊपर जो चुनाव का जो खर्च पड़ता है, हर चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है, चाहे वह देश का हो चाहे प्रदेश का हो, उन खर्चों पे जो आम आदमी पे उसका बोझ पड़ता है, उससे राहत मिलेगी। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीसीईओ रहे मोहिंदर सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गोवा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद, 12 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। मोहिंदर सिंह पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहते हुए कई बड़े बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं सामने आई हैं। साथ ही मोहिंदर सिंह पर बिल्डरों के साथ मिलीभगत पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। ईडी मामले की जांच कर रही है। और अब खबरें स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर इस बार 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया है, जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। स्वच्छ भारत अभियान से देश भर में व्यापक स्तर पर बदलाव आए हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा 17 सितंबर 2024 से स्वच्छता ही सेवा अभियान SHS 2024 का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष के लिए स्वच्छता ही सेवा का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, और इसके अंतर्गत देश भर में स्वच्छता के प्रयासों में नागरिकों की भागीदारी और सामूहिक कार्यों की भावना को जगाया जाएगा। महात्मा गांधी की विरासत का सम्मान करने और स्वच्छता को जीवन का एक भाग बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2024 को श्रमदान द्वारा SHS 2024 अभियान का समापन होगा। 10 साल पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान ने लोगों के जीवन में व्यापक स्तर पर बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में भी कई बार इस अभियान से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई की। मन की बात कार्यक्रम के 98वें अंक में प्रधानमंत्री ने हरियाणा के दुल्हेड़ी के युवाओं का जिक्र किया, जिन्होंने स्वच्छता की मिसाल पेश की। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने ही बदल दिए हैं। देश में कहीं पर भी कुछ स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है तो लोग इसकी जानकारी मुझ तक जरूर पहुंचाते हैं। ऐसे ही मेरा ध्यान गया है हरियाणा के युवाओं के एक स्वच्छता अभियान पर। हरियाणा में एक गांव है दुल्हेड़ी। यहाँ के युवाओं ने तय किया हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। उन्होंने युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति नाम से एक संगठन बनाया। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक
शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कूड़ा साफ कर चुके हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन कचरे से संपदा बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उड़ीसा की कमला मोहराना का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस अभियान को आमदनी का एक जरिया बना लिया। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। इस साल इस अभियान के 10 साल पूरे होने पर 17 सितंबर से जो स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया जा रहा है, वो लोगों को ऐसे ही स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नया भारत 90 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। ऐसे में रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता के मामले में DGQA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि सारा जोर अब मेक इन इंडिया अभियान पर है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने भारतीय सेना के क्वालिटी एश्योरेंस के महानिदेशक से खास बातचीत की है। रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है मेक इन इंडिया कैंपेन को। भारत अब 90 देशों में डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन सप्लाई कर रहा है और ऐसे में क्वालिटी अश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे साथ है DGQA। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, मेक इन इंडिया कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसके साथ साथ आपका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। DGQA हम आज 68th DGQA डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम DGQA बेसिकली वो क्वालिटी अश्योरेंस फील्ड में सारे पूरे आर्म्ड फोर्सेस का सर्टिफिकेशन सारे प्रोडक्ट्स को दे देते। हमारा काम है जितना भी प्रोडक्ट्स बनती है इंसेप्शन स्टेज से एंड डेथ स्टेज तक जितना भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन और क्वालिटी अश्योरेंस, सप्लाई एंड दी सस्टेनेंस, ये सारा चीज़ों में DGQA इन्वॉल्व है। वेपन्स की बात करें तो छोटा सा छोटा कौन सा हथियार से लेकर एक बड़ा वेपन सिस्टम अगर आप बताना चाहें तो जो आपके सर्टिफिकेट की जिसको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हथियार बोलेंगे तो पिस्टल से स्टार्ट होती है, स्मॉलेस्ट वेपन वी कैन से। पिस्टल से लेके सेल्फ लोडिंग राइफल्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, मशीन गन्स, उसी से देन इट कम्स टू दी मॉर्टर्स के ऊपर गन्स आती है और टैंक्स, लाइक दैट एवरीथिंग कम्स। वो इसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स भी है और मिसाइल सिस्टम्स के अलावा सपोर्टिंग वेपन सिस्टम्स है लाइक रेडार्स, व्हीकल्स, ये सारे चीज़ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA कर देती है। जैसे कि आपने सुना महानिदेशक क्वालिटी अश्योरेंस से कि अब चीज़ें काफ़ी आसान हो रही हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उनको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए हमारी फ़ौज और हमारी सरकार बहुत सी स्कीम्स भी उनको दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में जल प्रबंधन से जुड़े तमाम नवाचारों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्लेशियर से सुदूर ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन से जल आपूर्ति में आने वाले तमाम प्रयासों को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। जल जीवन मिशन से क्या बदलाव आए हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने।
तो हम इस वक्त 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 में जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं उसमें हम मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जल जीवन मिशन के तहत काम हुआ है और किस प्रकार से जो पानी है वो पहुंचता है लोगों के घरों तक, उसकी एक कहानी यहाँ पर प्रदर्शनी के द्वारा दोहराई गई है। मेरे साथ अमित हैं, वो बताएंगे कि किस प्रकार से पानी आप लोगों के घरों तक पहुंचता है, टैप कनेक्शन तक पहुंचता है। ये हमने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर बताया है कि नमामि गंगे के तहत एक गांव कैसे ODF प्लस होता है। आप देखेंगे कि ग्लेशियर से वाटर सोर्स आ करके डैम के थ्रू ये पानी आगे WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फिर हमारे साथ ये MVS स्कीम के तहत गांव तक जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो एंटी फ्रीजिंग टेम्परेचर से लेह लद्दाख की बात हो, वहाँ भी -डिग्री में भी हम लोग जो है पानी सुचारू रूप से चालू रखती हैं। ये एक यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि कैसे एक आदमी खुश है लेह लद्दाख के कि पानी जो है बिना किसी डिस्टर्बेंस के उनके घर तक पहुंच रहा है। और आगे ये जो सेटअप है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें कि वाटर ट्रीटमेंट के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं वो सारे ऐड हो रहे हैं और यहाँ से पानी जो है पंप होता है हमारे गांव की तरफ। और ये जो गांव है आप देख सकते हैं कि ये हर घर जल प्रमाणित गांव है। इसका मतलब है कि इस गांव के लोगों ने मिलके ग्राम सभा में ये सुनिश्चित किया है कि गांव में पानी की सुचारू रूप हो, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्वालिटी इंश्योर हो। इसके आने से क्या है ना, महिलाओं को तो ड्रजरी से मुक्ति मिल ही रही है। आप ये देखिए पीछे का जो सेटअप है, एक महिला अपने बच्चे के साथ उसको स्टडी में हेल्प कर रही है। यही महिला पहले मटके लेकर के 5.5 करोड़ घंटे, एक रिपोर्ट है कि 5.5 करोड़ घंटे महिलाओं की जो है वो क्या था बर्बाद होती थी, जिसमें टोटल 5.5 करोड़ घंटे 75% महिलाएं प्रभावित थी। मैं देख रहा हूँ कि एक मॉडल यहाँ भी बना हुआ है और इस मॉडल में आप देखिए कि ये पंप हाउस भी यहाँ बना हुआ है और एक टैप कनेक्शन वहाँ तक पहुँच रहा है। ये क्या मॉडल है, इसको थोड़ा समझाइए। ये हमारे गांव में हर एक गांव में पानी को प्रोवाइड करने के लिए ओवरहेड टैंक का हमने निर्माण किया है और ओवरहेड टैंक के पास महिलाएं कैसे अपने आप को पंप ऑपरेटर के तौर पे नौकरी पा रही हैं और उनको स्किलिंग मिल रही है जल जीवन मिशन नल जल मित्र प्रोग्राम के तहत। तो आज की डेट में 80% से एवव स्कूल्स और आंगनवाड़ी में टैप वाटर कनेक्शन हमने इंश्योर किया हुआ है। और यही नहीं, भारत में बहुत सारे ऐसे जल दूत हैं, छोटे बच्चे हैं जो इस ओवरऑल संकल्पना को, मोदी जी के जो सपने हैं कि हर एक गाँव में पानी पहुँचे, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी क्या आंकड़ा पहुंचा है टैप कनेक्शन को लेकर के और कितने प्रतिशत तक अभी इलाका कवर हुआ है? जब ये मिशन शुरुआत हुआ था सर तो 2019 में सिर्फ 3 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन था। आज जहां हम 5 साल बीते हैं 2024 में खड़े हैं, हमने 12 करोड़ के लगभग नए कनेक्शन दिए हैं। जो आंकड़ा पहले 17% था 78% है। इट मीन्स अराउंड 15 करोड़ से भी ऊपर घरों में नल से जल के कनेक्शन सुनिश्चित किए जा चुके हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो पानी है वो ग्लेशियर से बनकर के कैसे आपके घरों तक पहुंचता है। पूरी कहानी, पूरा सेगमेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है और नल जो जल है वो लगातार जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है, बच्चियों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है और उसका समय जो है वो किस प्रकार से अपने रोज़मर्रा के कामों में लगा सकती हैं या शिक्षा को लेकर वो उसको काम में लगा सकती हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में ½ की कटौती का ऐलान किया है। अमेरिका में लगभग 4 साल के बाद ब्याज दरों में कटौती की गई है। फेडरल रिजर्व ने 2020 यानी पिछले 4 साल में फेड ने ब्याज दर में कटौती नहीं की थी। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर इस कटौती का असर देखने को मिलेगा। लेबनान पेजर धमाके के बाद अब वायरलेस सेट में हुए धमाकों से लेबनान हिल गया है। लेबनान में बुधवार को हिजबुल्लाह के वायरलेस सेट में धमाके देखे गए हैं। इन धमाकों में 20 लोगों की मौत की खबर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को बेरूत के उपनगरीय इलाकों और बेका घाटी में 20 लोग मारे गए हैं और 450 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि मंगलवार के विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। ताज़ा विस्फोट तब हुए हैं जब पहले के विस्फोटों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के निकट बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। पहले के विस्फोट मंगलवार को बेरूत और कई अन्य क्षेत्रों में हुए। खेल की खबरों में चीन को उसी के घर में हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम बनाया है, जबकि यह लगातार दूसरी बार रहा जब टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब को जीतने में सफल रही। पिछली बार भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में मलेशिया को फाइनल में हराया था।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही है। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।